तो कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं बीमो और सीरी से। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और बीमो बोर्नियो नाम के आइलैंड पर जाने की तैयारी में था, जहाँ के बच्चों को उसे एज अ टीचर पढ़ना है। सीरी भी उसके साथ जाने वाली थी और मैनेजमेंट ने उसके लिए एक और बोर्नियो का एक टूर गाइड भेजा था। ड्राइवर बातों ही बातों में बीमो को बताता है कि उस आइलैंड की पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है, क्योंकि पिछले ही साल वहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। मुझे नहीं लगता वहाँ कोई स्कूल होगा। जवाब में बीमो कहता है, वहाँ एक स्कूल है, मैंने सर्च किया है और रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ सिर्फ 7 ही बच्चे पढ़ते हैं। ये ड्राइवर थोड़ा और उस आइलैंड के बारे में बताते हुए बताता है कि उस आइलैंड में रहने वाले लोगों के कुछ असूल हैं, कुछ ट्रेडिशंस जिन्हें वह फॉलो करते हैं। बीमो और उसकी वाइफ को भी वही ट्रेडिशन, वही रिचुअल्स फॉलो करनी होगी। ड्राइवर की बात काटकर टूर गाइड कहता है, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी इनके बारे में नहीं मालूम था, मैंने भी कुछ ट्रेडिशंस फॉलो नहीं किया। इसकी वजह से गांव वाले भी काफी गुस्सा हुए और मुझे भी बहुत सी तकलीफों का सामना हुआ। कैसी तकलीफें ये उसने नहीं बताई। ये लोग अपने सफर की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी एकदम से सिरी को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर देखती है तो वहाँ एक फीमेल हेड आग के ऊपर उड़ रहा था, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गई। उसने इस बारे में इन तीनों को भी बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि यह तीनों मिलकर उसे रिलैक्स करते हैं। वह इन तीनों को समझाने की कोशिश करती है कि वो सर उड़ रहा था, आग पे था, उसकी कोई बॉडी नहीं थी, लेकिन ये लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। एकदम से सिरी को वॉमिटिंग होने लग जाती है और इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। एकदम से इन्हें जंगल से ऐसी आवाज आती है कि कोई तेजी इनके तरफ बढ़ रहा है। देखने पर इन्हें पता चला कि एक कॉफिन उनकी तरफ आ रहा था। इसे देखकर ये लोग डर गए। जल्दी से ये लोग गाड़ी में बैठे। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ड्राइवर सीरी और बीमो से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई लकी चार्म है? लेकिन इनके पास ऐसा कुछ न होने पर वह कहता है कि अगर अंडे या चावल हैं तो वो दे दो। इनके पास अंडे थे जो वो कॉफिन के पास फेंक कर अपनी गाड़ी को चलाकर आगे बढ़ जाते हैं और पीछे हमें कॉफिन में से एक काला डरावना हाथ निकलता दिखाया जाता है। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और ये लोग एक करीबी गांव में पहुंचकर खाना खाते हैं। सीरी अभी भी घबराई हुई थी, जिसे बीमो रिलैक्स करता है और उससे वह सवाल करती है कि वह कॉफिन था क्या, जिस पर वो टूर गाइड बताता है कि असल में यहाँ के लोग जब मरते हैं तो उन्हें दफनाया नहीं जाता, बल्कि कॉफिन में बांधकर उन्हें पेड़ों पर लटका दिया जाता है। उनमें से जो लोग काला जादू करते थे उनकी रूह यानी स्पिरिट ऐसे ही बेचैन रहती है। ये लोग मरने के बाद इंसानों का शिकार कर करके खाते हैं और ऐसे कॉफिन अक्सर यहाँ बोर्नियो में देखने को मिले हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। बीमो सिरी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी मॉम के पास जा सकती हो, लेकिन सिरी उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आगे जाने पर एक टेंजन नाम का टीचर और गांव का सेक्रेटरी इनका अपने गांव में वेलकम करता है। यहाँ के हेड ने बीमो और सीरी के लिए एक बोट भेजी थी, जिसके जरिए इन्हें उस पर बैठकर आगे गांव तक जाना था। टेंजन इन लोगों से कहता है, आप लोग आगे जाएं, मुझे एक दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाना है। ये लोग बोट में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं, जबकि टीचर टूरिस्ट से पूछता है कि रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं था। टूरिस्ट बताता है कि हाँ, पहले कुयांग उसके सामने आ गई थी और फिर एक उल्टा हुआ कॉफिन, जिससे वह दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। टेंजन जवाब में कहता है, अभी तो इन्हें बहुत सारी मुश्किलें यहाँ पर फेस करनी होगी। इस लड़की के यहाँ आने की भविष्यवाणी तो पहले से ही हो रही थी, स्पेशली सिरी की नहीं बल्कि गांव वालों ने ये भविष्यवाणी की हुई थी कि एक दूसरे आइलैंड की एक लेडी यहाँ आएगी, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो आगे ही हमें देखने को मिलेगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बीमो और सीरी दोनों गांव तक पहुँच गए हैं। गांव का सेक्रेटरी उन्हें वहाँ किनारे पर छोड़कर चला जाता है। इन्हें यहाँ से आगे खुद ही जाना था। घने जंगलों में से होता हुआ ये रास्ता इन दोनों को ही डरा रहा था। यहाँ ये लोग पेड़ों से लटके हुए बहुत सारे कॉफिन भी देख लेते हैं। इससे सिरी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और बीमो उसे रिलैक्स करते हुए किसी तरह इस जगह से निकाल लेता है। आगे बढ़कर यह एक और लेडी से स्कूल का रास्ता पूछते हैं। वो लेडी उन्हें रास्ता तो बता देती है, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत ही अजीब तरीके से वो लेडी और उसके साथ खड़ा वो आदमी इन दोनों को देख रहा था। आगे जब ये लोग स्कूल पहुंचते हैं तो सबसे पहले मिलते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से। वो यहाँ इन दोनों को रहने के लिए इनका केबिन देते हैं और इनके साथ खाना खाते हैं। खाना खाते हुए इन्हें प्रिंसिपल ने बताया कि पिछले साल इनके गांव में एक बहुत ही बड़ी बाढ़ आई थी। बाढ़ की वजह से बहुत सारे बच्चे मारे गए। यहाँ के जवान लोगों ने माइग्रेशन कर ली और अब बस 7 ही बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चे बेशक 7 है, लेकिन उनके फ्यूचर को भी ब्राइट करना इनकी जिम्मेदारी है। खाते खाते एकदम से प्रिंसिपल उठ जाते हैं और कहते हैं कि एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, हमारा एक ट्रेडिशन है कि हमें अपने खाने में से कुछ हिस्सा बाहर जंगलों में देना पड़ता है, और उसके पीछे रीजन यह है कि हमारा मानना है हमें जो चीज नेचर ने दी है तो हमें उसमें से नेचर का हिस्सा नेचर को देना होगा। ये सब बताने के बाद जाने से पहले प्रिंसिपल सीरी से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो स्कूल में आकर पढ़ा सकती हो।
ऐसे तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और तुम पूरा दिन घर में भी नहीं बैठोगी। ये दोनों भी प्रिंसिपल की बातों पर एग्री कर लेते हैं। इसके बाद बीमो बाहर तक प्रिंसिपल को छोड़ने के लिए आता है। उसके बाहर जाते ही सिरी को यहाँ कुछ हलचल महसूस होती है और हम देखते हैं कि एक अजीब सी ओल्ड लेडी सिरी के ऊपर नजर रखे हुए थी। यहाँ बीमो प्रिंसिपल से बात करते हुए एक अजीब कपल के बारे में बताता है जो इन्हें जंगल में दिखे थे। वो बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। प्रिंसिपल उनकी बात पर हंसते हैं और कहते हैं कि उन दोनों का नाम लायन और तंबी है। उन दोनों के बच्चे गुम हो गए थे। उसके बाद ही गांव वालों ने उन्हें निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी गांव वालों से दूर जंगल में रहना शुरू कर दिया क्योंकि गांव वालों का मानना है कि तंबी काला जादू करती है और उसी की वजह से गांव में वो बाढ़ आई थी। जिस औरत की प्रिंसिपल बात कर रहे थे ये वही औरत है जो अभी भी सिरी पर नजर रखे हुए हैं। प्रिंसिपल चले जाते हैं। ये लोग भी सो जाते हैं और आधी रात में इनका दरवाजा खटखटाया जाता है। बीमो उठकर चेक करने के लिए जब जाता है तो एक औरत जल्दी से उनके घर के अंदर आ जाती है। ये तंबी ही थी जो इन लोगों को कुछ कहती तो नहीं लेकिन इन लोगों को गौर से देखती है और सिरी के पेट पर हाथ लगाकर यहाँ से चली जाती है। इस हरकत से ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। यह बात सुबह होने पर ये दोनों प्रिंसिपल को बता देते हैं और प्रिंसिपल हंसते हुए इन दोनों से कहते हैं, अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तंबी हर नए लोगों के साथ ऐसा ही करती है। खैर अब ये दोनों अपनी ड्यूटी शुरू कर देते हैं। सिरी जिस क्लास में पढ़ा रही थी उस क्लास में सिर्फ 4 ही बच्चे थे लेकिन जैसे ही वह किताब से मुंह उठाकर बच्चों को देखती है तो पूरी क्लास में उसे मरे हुए बच्चों के भूत दिखाई देने लग जाते हैं। इस चीज से वह बहुत ज्यादा डर जाती है और घर आकर वह ये चीज बीमो को बताती है। वो उससे कहता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा, ये तुम्हारे इल्यूजन होंगे, शायद तुम्हें ड्राइवर की बातों को ज्यादा सर पर चढ़ा लिया है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। बीमो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद सिरी को अपने पर्दे के पीछे किसी आदमी का शेडो नजर आता है। वह शेडो के पास जाकर जैसे ही पर्दा हटाती है तो वहाँ कोई नहीं था। रात में खाना खाते हुए वह बीमो से कहती है कि बीमो मुझे लगता है कि हर टाइम कोई हम पर नजर रखे हुए है, जिसके जवाब में बीमो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा ही वहम कर रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, यहाँ के लोकल लोगों से मिलो, अगर तुम यहाँ के लोकल लोगों की रिस्पेक्ट करोगी तो वह भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगले दिन हम बीमो और सिरी दोनों को ही स्कूल के अंदर देखते हैं। वह बच्चों के साथ खेल रहे थे कि तभी एकदम से उन्हें दूर पेड़ के पास तंबी नजर आती है और फौरन ही उन्हें स्कूल की एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज आती है। इन दोनों ने जब अंदर जाकर देखा तो एक बच्ची रूफ को तोड़कर उसके अंदर गई हुई थी। बीमो उसे बचाने के लिए एक टेबल के ऊपर चढ़कर उसके पास जाता है और रूफ के अंदर उसे वो स्टूडेंट पोसेस्ड हालत में मिलती है, यानी ऐसे जैसे उसे किसी चीज ने अपने कंट्रोल में किया हो। उसकी आंखें भी अजीब हो रही थी और उसके मुंह से भी खून आ रहा था। ये लड़की बीमो को डरा भी रही थी। बीमो इससे पहले कि कुछ करता उसे दूसरे कमरे से सिरी की चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग जाकर देखते हैं तो सिरी दूसरे कमरे में लॉक थी और वहाँ उसे बहुत सारे बच्चों की स्पिरिट्स नजर आ रही थी, यानी मरे हुए बच्चों के भूत जो सिरी के पेट की तरफ इशारा करते हुए सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस कह रहे थे। और इस वाक्य से तो सिरी बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके पेट में भी बहुत जोर का दर्द होने लगा था। कुछ देर बाद देखने को मिलता है कि सिरी जिस रूम में बंद थी उसका दरवाजा भी खुद ब खुद खुल गया, जहां पर सिरी बेहोश पड़ी थी, जबकि दूसरी लड़की जो क्लास के रूफ के अंदर थी और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी वो भी बेहोश हो जाती है। सीन कट होकर रात में हमें सिरी को दिखाया जाता है जो अब अपने घर पर आराम कर रही थी। सुबह अचानक से उसके घर की खिड़की तोड़ते हुए यहाँ कुयांग आ गई। कव्यंग बोर्नियो आइलैंड में पाए जाने वाली वह स्प्रिट जिसका सिर आग के ऊपर उल्टा है। उसने जैसे ही सिरी के ऊपर हमला किया तो उसने फौरन पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि तंबी ही है। इससे पहले कि तंबी उसे कुछ कर देती सिरी की आंख खुल जाती है और हमें मालूम होता है कि यह सब जो उसने देखा वह सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह प्रिंसिपल उनके घर आते हैं उन्हें ये बताने के लिए कि पिछले दिन जो भी स्कूल में हुआ उससे बच्चे काफी डर चुके हैं, इसलिए आज स्कूल बंद रहेगा, वह भी स्कूल ना आए। इसके बाद प्रिंसिपल सिरी की तबीयत पूछते हैं जो अभी भी खराब थी और साथ ही इन्हें विलेज हेड का पैगाम देते हैं। वो इन दोनों को अपने पास मिलने बुला रहे थे। बीमो और सिरी उनके पास चले जाते हैं और सरदार फिर यहाँ एक मीना नाम की लड़की से मिलवाने के लिए ले आते हैं। मीना एक जादूगरनी थी और उसे अपनी जादू की स्किल्स अपनी फैमिली से मिली थी। आखिरी रात सिरी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे पता करने के लिए मीना उसका हाथ पकड़ती है और चेक करके उसे बताती है कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये बात तो सिरी को भी मालूम नहीं थी, वह तो ये जानकर खुश हो गई। लेकिन यहाँ के सरदार उनके ऊपर गुस्सा करने लग गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो तुम्हें बताना चाहिए था। अब सिरी प्रेग्नेंट थी, उनमें इन लोगों का क्या नुकसान था। उनके गुस्से के पीछे की वजह सिरी पहचान नहीं पाती और उनसे पूछती है
आखिर आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जिस बात का जवाब मीना देते हुए कहती है, यहाँ पर एक अफवाह चल रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक दूसरे आइलैंड की प्रेग्नेंट औरत यहाँ आएगी, जिसके रेप क्लिटे से यहाँ मौजूद दिमन अपने आप को पूरा कर लेगा और फिर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इस आइलैंड पर हुकूमत करने के साथ साथ वह इस आइलैंड को तबाह भी कर देगा। उनकी यह बातें सुनकर सिरी और बीमो भी बुरी तरह डर गए और मीना उनसे कहती है, आप लोग डरे नहीं, मैं कुछ करती हूँ। तो वो यहाँ कुछ पत्तों को लेकर उनके ऊपर तंत्र मंत्र पड़ती है और एक आदमी को उन पत्तों को उबालने का कहती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि सिरी बेहोश हो चुकी है। मीना उसे जब होश में लाने की कोशिश करती है तो एकदम से सिरी को होश आया, लेकिन वह बहुत ही अजीब हो गई, ऐसे जैसे किसी ने उसे पोसेस किया हो। उसका पूरा का पूरा मुंह काला हो गया और आंखें अजीब हो गई। जिस वक्त उसकी हालत अजीब थी, बाहर का मौसम भी भयानक हो रहा था। तेज तूफान के साथ बहुत सारे काले बादल भी छाए हुए थे और यह इस बात की तरफ इशारा था कि शायद गांव वालों का कहना अब सच हो रहा था। यहाँ मीना सिरी को कंट्रोल करती है और किसी तरह से पत्तों का कड़वा पानी पिलाकर उसे ठीक कर देती है। इस वाक्य के बाद दिखाया जाता है कि हेड और उसके बाकी साथी मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे। गांव का सेक्रेटरी हेड से कहता है कि इससे पहले यहाँ में कुछ भी बुरा हो, हमें चीजों को कंट्रोल में ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि यह सब तंबी ही करती है, क्योंकि वह एक कुयंगी है और उसकी बॉडी को उसका हस्बैंड प्रोटेक्ट करता है। हमें उसे मारकर खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि एक बुरे सपने की तरह हमारे गांव पर हुकूमत करने लगे। सारी बातें करने के बाद सेक्रेटरी जाता है टेंजन के पास, जो कि एक टीचर था। टेंजन भी एक शेन था, ज्यादा बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे मामले तो वह भी सॉल्व कर लेता था। वह यहाँ सेक्रेटरी और अपने साथी से कहता है कि स्कूल के इर्द गिर्द उसने खुद एक सिक्योरिटी गार्ड बनाया था और सारे बच्चों को उसने प्रोटेक्शन एम्यूलेट्स भी दिए थे। फिर पता नहीं कैसे उस डिमन ने बच्चे को पोसेस कर लिया, यानी वो डिमन उनकी सोच से काफी ज्यादा ताकतवर है। सेक्रेटरी उससे कहता है, अच्छा यह बातें छोड़ो और मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास सिरी के लिए कोई एम्यूलेट है? जिस पर ये लड़का उसे कहता है, अभी तो मेरे पास सिरी के लिए कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक खास चीज है। मेरे पास कुयान के बाल है जो कुयान के पास आने पर हिलते हैं। वो बताता है कि ये बाल मुझे अपने बिस्तर से मिले थे जब कुयान मेरे बीवी और मेरे बेटे को मारने के लिए आई थी। यहाँ हम देखते हैं कि बीमो अपने घर जाने की तैयारी में था, क्योंकि अब उसकी बीवी और उसके बच्चे को जान का खतरा था। तेजी से तैयारी करके जाने ही वाले होते हैं, तब टेंजन आकर उसे बैड न्यूज देता है कि शहर जाने वाली बोट आज नहीं आए, वो अब सुबह ही शहर जा पाएगा। साथ टेंशन उसे ये भी कहता है, आप लोग टेंशन मत लेना, मैं आपके घर के इर्द गिर्द कुछ प्रोटेक्शन एमल्स बना देता हूँ, जिससे आप लोग हर बुरी बला से महफूज रहेंगे। और आप लोग मेरी एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक कमरे से बाहर न निकलना। रात गहरी हो जाती है और उनको एकदम से अपने घर के करीब हलचल की आवाज आती है। उनके घर के इर्द गिर्द कुयान भी उड़ रही थी, जिसे फिर वह अपनी छत के ऊपर महसूस करते हैं और इस वक्त इन्हें कुयान की दर्द भारी खौफनाक चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे ये बुरी तरह डर जाते हैं। फिर यह रात किसी तरह कटी जाती है। सुबह जब ये दोनों शहर जाने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि शहर जाने वाली बोट को किसी ने जला दिया था और यह काम भी वह जानते थे कि कुयान ने किया होगा। तभी वो यहाँ नोटिस करता है कि बोट के पास खड़े बहुत सारे लोग एकदम से पोसेस होने लगे हैं और दूर खड़ी तंबी यह सब कुछ चुपचाप देख रही है। वह जैसे ही तंबी के पास जाने लगता है तो तंबी वहाँ से गायब हो जाती है। वो जब सिरी के पास वापस आया तो उसने देखा कि यहाँ सिरी कहीं गायब हो चुकी है। वो हर जगह अपनी वाइफ सिरी को तलाश करता है, लेकिन जब सिरी उसे कहीं नहीं मिलती तब वो पूरी तरह परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए स्कूल के पास आता है, जहाँ उसे मिलती है वही बच्ची जो उसे दिन पोसेस हो गई थी। बीमो जब उसे सिरी के बारे में पूछता है तो वो जंगल की तरफ इशारा कर देती है। बीमो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ सिरी का स्कार्फ और ज्वेलरी मिली, लेकिन ऐसा ब्रेसलेट तो उसने कभी पहना ही नहीं था। उसे याद आ गया कि ऐसा ब्रेसलेट उसने सेक्रेटरी के हाथ में देखा था। वो सेक्रेटरी के घर जाकर उसे लड़ने लग गया कि मुझे पता है तुमने ही सिरी को किडनैप किया है, ये देखो तुम्हारा ब्रेसलेट मुझे मिला है उसके कपड़े के पास। पर एकदम से बीमो ये देखते हुए चुप हो गया कि सेक्रेटरी ने अभी तक अपना ब्रेसलेट पहना हुआ था। ऐसा ही एक और ब्रेसलेट टेंजन के पास भी था। सिरी के गुमने की खबर भी पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसलिए गांव के हेड और मीना भी यहाँ बीमो के पास आ जाते हैं। मीना बीमो से कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ टेंजन का ब्रेसलेट मिला है, इसका मतलब तुम्हारी बीवी को किडनैप टेंजन ने ही किया है और मुझे लगता है कि वही है जो तंबी की मदद कर रहा है। अब मीना सिरी को ढूंढने के लिए एक जादू करती है, जिस जादू की मदद से एक दुआ पैदा होता है और वह दुआ इन्हें सिरी तक ले जाता है। जैसे ये लोग सिरी के पास पहुंचते हैं तो कव्यांग इन्हें डराने लगती है, लेकिन बीमो हिम्मत करता है और अपनी वाइफ सिरी को बचा ही लेता है, जो इस टाइम बेहोश थी। ये लोग सिरी को उठाकर जंगल में बने हुए एक केबिन में ले जाते हैं। मीना को ये बात की खबर लग जाती है कि कुयान को उनके यहाँ होने की खबर हो चुकी है, इसलिए वह सबसे पहले केबिन के चारों तरफ एक ऐसा जादुई मंत्र पढ़ती है जिसकी मदद से कुयान यहाँ आ ना सके
और फिर रूम के अंदर जाकर सीरी के ऊपर कोई जादू करना शुरू कर देती है। बाहर वो सेक्रेटरी और बीमो को ये काम देती है कि वो लोग जाकर तंबी को मार आए ताकि वो दोबारा सीरी के ऊपर कोई जादू ना कर पाए। ये लोग जैसे ही तंबी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तंबी इस वक्त भी जादू ही कर रही थी। इससे पहले कि वह तंबी को मार देते तंबी उन्हें रोकती है और कहती है कि जो तुम्हें नजर आ रहा है वो सच नहीं है। सच तो यह है कि मेरे अलावा भी इस गांव में कोई कुयांग है और वही कुयांग सीरी के पीछे पड़ी हुई है। मैं तो सीरी के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि वो दूसरी कुयांग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सीरी के बच्चे को सैक्रिफाइस कर देगी। सीन कट होकर हम टेंजन को देखते हैं जो अभी भी असली कुयांग की तलाश में था। कुयांग के बालों के जरिए वो जब इन बालों को लेकर तंबी के पास जाता है तो ये बाल नहीं हिलते और जैसे ही मीना के पास जाता है तो वो बाल हिलने लग जाते हैं। रानी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिसे सब अच्छा समझ रहे थे अपने तौर पे इलाज करवा रहे थे वही तो असली कुयांग थी जिसे अपनी ताकतें में पूरी करने के लिए सीरी के बच्चे का सेक्रीफाइस चाहिए था और उसने ये सेक्रीफाइस शुरू भी कर दिया था। कहानी के शुरू में जहां हमने देखा था तंबी ने आकर सीरी के पेट पर हाथ रख, तब तंबी ने सीरी के बच्चे पर कोई प्रोटेक्शन इम्प्लस लगाए थे जिसे अब मीना तोड़ भी चुकी थी। सारी सच्चाई जानने पर यहाँ बीमो भी अपनी बीबी सीरी को बचाने के लिए आ जाता है। साथ ही साथ अपने कुयांग वाले रूप में तंबी भी आ गई। यहाँ मीना सीरी के बच्चे का सेक्रीफाइस देने ही वाली थी कि अचानक उसे केबिन के बाहर किसी की हलचल सुनाई दी और यह टेंजन और सेक्रेटरी ही थे जिसे मीना पकड़कर मार देती है और दोबारा अपने मिशन के लिए जाती है। और इससे पहले कि अभी भी वो अपने मिशन में कामयाब हो जाती ठीक वक्त पर तंबी आकर उससे लड़ने लग जाती है। तंबी से लड़ने के लिए वो भी यहाँ अपने कुयांग वाले रूप में आ गई थी। इनके बीच इतनी बुरी लड़ाई चल रही थी कि वहाँ केबिन में आग भी लग गई। सीरी जो वही लेती हुई थी वो हिम्मत करता है और किसी तरह सीरी को वहाँ से बचाकर निकालता है। हमें मालूम होता है कि टेंजन भी अभी मरा नहीं था। वह यहाँ बीमो को कुयांग के बाल देते हुए कहता है जाओ और जाकर असली कुयांग को ढूंढो और उसे मार दो। सब करना आसान नहीं था क्योंकि कुयांग की बॉडी की बहुत सारे डेड गार्ड्स यानी भूत हिफाजत कर रहे थे, लेकिन बीमो हिम्मत नहीं हारता और इन बालों की मदद से कुयांग की असली बॉडी को ढूंढकर वो उसे लाकर जलते हुए केबिन के अंदर फेंक देता है। अपनी बॉडी जल जाने पर कुयांग कमजोर हो जाती है जिसके बाद वो कुयांग यानी मीना के दिल पर हमला करते हुए उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मीना के मरते ही हमें अगले सीन में बताया जाता है कि इस गांव में सब कुछ ठीक हो गया था। सब लोग अब जान गए थे कि इस गांव में जो बाढ़ आई थी वह तंबी की वजह से नहीं बल्कि मीना की वजह से आई थी। यहाँ बीमो और सीरी को तंबी और उसका हस्बैंड भी दिखाई देते हैं, लेकिन गांव जाने पर उन्हें मालूम होता है कि वह तो रात में ही मारे गए थे। तब बीमो समझ गया असम में तंबी और उसका हस्बैंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ पर इन दोनों की सिर्फ हिफाजत करने के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि खतरा उनके गांव से पूरी तरह अभी टला नहीं, क्योंकि एक मुंह छुपाए लड़की कुयांग मीना के सर को जिंदा करते हुए दिखाई जाती है, जिसका मतलब है कि अब वो डिमन दोबारा उनके गाँव पर हमला करेगा। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।